यस तो आज क्या लेना था अपने को बेटा? नया चैप्टर स्टार्ट करना है अपने को शायद, है ना? एनएलएम रियल फिजिक्स स्टार्ट हो रही है यहाँ से, एनएलएम से रियल फिजिक्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स में तो फिर भी थोड़ी मैथ्स की बातें थी, सिंपल। एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जिसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आता है उसको मैकेनिक्स आती है, और जिसको मैकेनिक्स आती है उसको फिजिक्स आती है। ये सीधा सा फंडामेंटल रूल है। ये मानिए कि 80% रोल जो है वो मैकेनिक्स का होता है फिजिक्स के अंदर, और मैकेनिक्स में 80% रोल जो है वो किसका रहता है? एनएलएम का रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनएलएम होने वाला है, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि एनएलएम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। इसमें कोज को कंसिडर करते हुए हम बात करेंगे किस कारण से मोशन हो रहा है। काइनेमेटिक्स में हमने क्या बात की थी कि कोज शामिल नहीं था, किस कारण से हो रहा है, जस्ट हो रहा है। हम उसके बाद का एनालिसिस कर रहे थे कि क्यों, क्या होगा और क्या हो रहा है, क्यों हुआ, इस बात पे फोकस नहीं था। अब हमारा इस बात पे फोकस रहेगा कि क्यों हुआ। दैट मीन्स हम इसमें क्या करेंगे, फोर्सेज को इन्वॉल्व करने वाले हैं कि फोर्सेज किस तरह से लगेंगे। तो मोशन का होना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी चीज़ का चलना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, बल्कि इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो उस पर कितना, किसी और पे कितना फोर्स लगा रही है। जैसे मैं चलूँगा तो मेरा चलना इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। मैं किसी भी कितना फोर्स लगा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। जब भी किसी बॉडी की मोशन देखोगे, आपने कहा कि सर ये ब्लॉक जो है वो मूवमेंट कर रहा है एम मास का, तो ये ब्लॉक चला है, तो हमारा ये इंपॉर्टेंट है कि ये ब्लॉक किस पे कितना क्या फोर्स लगा रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट है ही नहीं कतई। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है और कौन कौन लगा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये ब्लॉक किधर जाने वाला है और किस स्पीड से जाने वाला है, इसका क्या एक्सेलरेशन होने वाला है। समझ में आएगी बात? ये है। तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं हम उनकी बातें करेंगे। ये किस पे लगा रहा है, बाढ़ में जाए, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है एनएलएम की, ठीक है ना, कि जिस बॉडी को चलना है उस बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, हम उन्हीं फोर्सेज को देखते हैं। और उन्हीं फोर्सेज को दिखाना, उन सब फोर्सेज को दिखाना क्या कहलाता है? फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है, FBD बोलते हैं उसको। जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं, जिस बॉडी मोशन का एनालिसिस करने वाले हैं, उस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, उन सभी फोर्सेज को दिखा देना, इंडिकेट कर देना, वही क्या कहलाता है? उसका फ्री बॉडी डायग्राम। दैट्स वाई वी मेक फ्री बॉडी डायग्राम इन एनएलएम। इसीलिए हम बनाते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, उस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, नेट फोर्स किधर लग रहा है, उधर ही वो बॉडी चलने वाली, उधर ही एक्सेलरेट होने वाली, ठीक है। अब फोर्सेज जो हैं वो कितने तरह के होते हैं? जनरली फोर्सेज जो होते हैं वो या तो पुल टाइप के होते हैं, फोर्स जो है वो या तो पुलिंग टाइप का होता है या पुशिंग टाइप का होता है। या तो आप किसी चीज़ को पुल करके फोर्स पैदा कर सकते हो या पुश करके। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई जरिया नहीं है दुनिया के अंदर की फोर्सेज को आप डेवलप कर पाओ। या तो पुश करोगे, धक्का देकर के फोर्स जनरेट कर सकते हो, या खींच करके। दो ही तरीके हैं फोर्स जनरेट करने। इसके अलावा देखा आपने कोई तरीका कि जिसमें धक्का नहीं लग रहा हो या जिसमें खिंचाव भी नहीं लग रहा हो, सर फोर्स भी लग रहा है? ऐसा तो नहीं है। तो ये दो बेसिक टाइप हैं, पुल और पुश, ठीक है। और वैसे फोर्सेज को दो टाइप में बांटा गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेज। ये तो बेसिक बातें हैं कि पुश और पुल करके फोर्सेज को पैदा किया जा सकता है, हाउ टू जनरेट। और ये है 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेज। 2 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं फोर्सेज की? 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेज कौन कौन सी होती हैं भाई? एक तो फोर्सेज छूने से आते हैं और एक दूरी से आते हैं, ठीक है। तो एक जो छूने से फोर्सेज आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेज। उनको क्या बोलते हैं हम? कॉन्टैक्ट फोर्सेज बोलते हैं, जो छूने से आते हैं, जो छूने से आने वाले हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेज बोलते हैं उनको। छूने से कौन कौन से फोर्स आ सकते हैं? नॉर्मल फोर्स छूने से आ सकता है, और टेंशन फोर्स छूने से आ सकता है। अभी देखेंगे हम इनको बारी बारी से। और कौन सा आ सकता है? स्प्रिंग फोर्स छूने से आ सकता है। टच, बॉडी टच करेगी, एक बॉडी दूसरी टच करे तो छूने से जो फोर्सेज पैदा होते हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं। और कौन से फोर्सेज आ सकते हैं छूने से? फ्रिक्शन फोर्स आ सकता है। और बताओ, जो जो नाम सुने फोर्सेज को सारे बता दो आप। तो इन्हीं 2 कैटेगरी में से हैं वो। फ्रिक्शन फोर्स को विस्कस फोर्स भी कहा जाता है, विस्कस फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। और भी है कोई? अरे फ्लूइड में बायोन्सी फोर्स भी लगता है, वो भी छूने से आता है। आता है कि नहीं? और कोई फोर्स?
और भी कोई होगा वो भी क्या होगा, इसी कैटेगरी का फोर्स होगा। कौन सा, कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी कौन सी है, सेकंड जो कैटेगरी है वो कौन सी है, फील्ड फोर्सेज। फील्ड फोर्सेज ये दूरी से आते हैं, इनमें छूना जरूरी नहीं है, बॉडी के टच में आना जरूरी नहीं, फिजिकली कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। जब फील्ड फोर्सेज की अपन बात करेंगे तो फील्ड फोर्सेज कौन कौन से होते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फोर्स होता है mg, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स होता है। इन दोनों कंबाइंड रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं दोनों को कंबाइंड रूप से, ठीक है ना। और ये तीन ही है बेसिकली। तो जो दूर से आएंगे अपने एनएलएम में जो यूज़ होने वाले हैं वो या तो ग्रेविटेशन की वजह से आएगा, mg फोर्स होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या मैग्नेटिक फील्ड की वजह, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम बोलते हैं। इसके अलावा दो फोर्स और होते हैं, कौन से, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक इंटरेक्शंस, वीक इंटरेक्शंस। सुना है 4 फंडामेंटल फोर्सेज के नाम, अरे देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज, वन इज mg ग्रेविटेशनल फोर्स, द अदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इज न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ इज वीक इंटरेक्शंस, जो कि न्यूक्लियस में पाई जाती है, न्यूक्लियस के वीक इंटरेक्शंस। ये सबसे वीक फोर्स होता है mg, छोटी मोटी चीज़ों पे नहीं लगता, लगता तो है लेकिन इतना फील नहीं आता। ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं खड़ा हूँ और मैं इस बोर्ड पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा हूँ, ये बोर्ड निकल के बाहर आके गिर जाएगा मेरी अट्रैक्शन के कारण, ऐसे फीलिंग नहीं आती। किस में लगता है, बड़ी ऑब्जेक्ट्स में लगता है, इनकी साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है, उनमें फीलिंग आती है। जैसे अर्थ है, सन है, मून है ना, प्लैनेट्स हैं, इनमें ये फीलिंग देगा। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसकी तुलना में 10 पावर 40 टाइम्स अप्रॉक्सीमेट, 10 पावर 38 टाइम्स, 10 पावर 42 टाइम्स, इतने गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कौन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, किससे, ग्रेविटेशन फोर्स। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इनका 100 टाइम्स पावरफुल होता है। तो 100 टाइम्स बहुत होता है भाई, अरे किसी का दुगुना ही बहुत होता है। किसी ने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, उसने दुगुना लगा दिया, बोले डबल ले 200 न्यूटन, तो 100 गुना लगा दे तो किसी ने 2 न्यूटन फोर्स लगाया तो 100 टाइम्स का मतलब 200 न्यूटन लगा दिया उस पर, तो बहुत पावरफुल हो गया ना 200 न्यूटन 2 न्यूटन की तुलना में, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल होता है और ये भी काफ़ी पावरफुल होता है। इनकी तुलना में तो ये काफ़ी पावरफुल फोर्सेज है दोनों, जो न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं। अरे समझ में आई क्या बात, ये काफ़ी पावरफुल फोर्सेज हैं इन दोनों की तुलना में, ये है। तो इन दो की तो हमें यहाँ न्यूक्लियस में तो घुस के हम देखने नहीं वाले हैं एनएलएम को, तो इन दो की ज़रूरत नहीं है। कौन से लगेंगे, दूरी से आएंगे, दूरी से कोई फोर्स आएगा, हमें फोर्सेज चाहिएंगे। क्यों चाहिएंगे फोर्सेज हमें एनएलएम को पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें क्या करना है, फोर्स होगा तभी हम उसकी मोशन का एनालिसिस कर पाएंगे, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे रुका हुआ है, क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो हमें फोर्सेज चाहिएंगे, फोर्सेज चाहिएंगे मतलब उस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेज चाहिएंगे। क्यों चाहिएंगे, उसके एनालिसिस करने के लिए। वो बॉडी किसी और पे कितना लगा रही है ये भी चाहिएगा क्या हमें, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है कि वो बॉडी किसी और पे कितना लगा रहे हैं। जो बॉडी चलने वाली जिसका हम एनालिसिस करें उस बॉडी पे कितने फोर्सेज लग रहे हैं वो सभी हमें चाहिएंगे। तो वो सभी या तो छूने से आएंगे या दूरी से आएंगे। तो दूरी से आने वाले 3 फोर्सेज हैं, आप सबको ध्यान करोगे एक एक को सिचुएशन वाइज। जब आप एफबीडी बना रहे होंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कि यार दूर से कौन कौन से आ रहे हैं, तो कोई दूसरा मास मौजूद है क्या जो mg लगा रहा है, या अर्थ वगैरह पे बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, तो mg आ सकता है दूरी से। या कोई चार्जेज इन्वॉल्व हैं क्या, या कोई मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है क्या, मैग्नेट्स वगैरह इन्वॉल्व हैं क्या सिस्टम के अंदर, इन्हीं की वजह से दूरी से आने वाले फोर्सेज आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। समझ गए बात को। या अब इसके अलावा जो फोर्सेज होंगे वो किससे आएंगे, छूने से। तो आप देखोगे उस बॉडी को कौन कौन छू रहा है, कौन कौन छू रहा है। नोट कर लिएगा, इनको नोट करते चलो, नोट करते चलो। छू रहा है मतलब ये जैसे एक ब्लॉक रखा मैंने, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा, ये m1 मास का, ये m2 मास का और m3 मास का। बताओ m3 मास पे कौन फोर्स लगा रहा है, m3 मास पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, हैं बोलो बोलो, m3 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, जोर गलत ही तो होगा बे बोलो, हैं m1 लगा रहा है और m2 लगा रहा है और ग्रेविटेशन लगा रहा है और जो दूरी से आया है और सरफेस का नॉर्मल भी लगा रहा है। तो खत्म हो जाएगा हमारा सवाल, इस तरह से हम सवाल करेंगे तो
ये नहीं लगा रहे हैं जो आपने बताया ये सारे। हम M3 की बात करेंगे, जो बताया, सिर्फ जितना बताया उतने पे ध्यान रखोगे तो ही सवाल सही होंगे। अपना ज्ञान पहलोगे तो सवाल गलत हो जाएंगे। और अपना ज्ञान बंद करना है, मैंने कहा था ना, भूलना पड़ेगा। जो आपने कुछ गलत सलत सीधा सीख लिया है ना, वो सारा भूलना पड़ेगा आपको, तभी जाकर के क्या होगा, सही काम हो पाएगा। जितना बताया उतना ध्यान करो बस। क्या कहा मैंने, M3 पे कौन फोर्स लगाएगा, मैंने कहा M3 का FBD बनाते हैं सर। तो क्या किया, M3 पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, तो या तो दूरी से आएंगे फोर्सेज, तो दूरी से ये आपस में इनका नेग्लिजिबल होता है, तो दूरी से कौन आएगा, mg, तो कितना लगेगा, M3g लग रहा है। और बताओ, और छूने से आएंगे सर सारे के सारे। छूने से कैसे आएंगे बताओ, इसको कौन कौन छू रहा है चेक करो, M2 छू रहा है, तो M2 की वजह से नीचे की ओर नॉर्मल फोर्स आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स N2। अरे आएगा नहीं, M2 धक्का दे रहा होगा, इसको पुश कर रहा होगा नीचे की ओर, लेकिन क्या M1 इसको धक्का दे रहा है, अबे M1 धक्का दे रहा है क्या इसको, तो M1 का कोई लेना देना नहीं, M1 कोई फोर्स नहीं लगा रहा। आपसे पूछेगी M1 कोई फोर्स लगा रहा है क्या M3 पे, M1 भैया M3 पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि छू नहीं रहा। फोर्स कहाँ से आता, छूने से आता, या फिर उस पर कोई चार्ज वार्ज होते दोनों पे तो कुछ लगता, दूरी से लगता। तो समझ रहे हो बात को, तो M1 कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है M3 पे, M2 लगा रहा है। कितना लगा रहा है वो, N2 लगा रहा है, और M3 पे दूरी से आ रहा है। और अब ये दोनों नीचे की ओर लग रहे हैं ना, तो नीचे भाग जाना चाहिए ब्लॉक, क्यों नहीं जा रहा। ये जो ग्राउंड है, जो सरफेस है, ये क्या कर रही है, ये इसको पुश कर रहा है, ये कहीं ना कहीं क्या कर रही है, ऊपर वापस पुश कर रही है। अरे कर रही है, तो वो एक और कॉन्टैक्ट फोर्स आ रहा होगा यहाँ से N3, तो ये इसका FBD हो गया। ये इस मास M3 का क्या हो गया, FBD हो गया। तो जब भी FBD बना लोगे ना, FBD कितना सिंपल है काम। कहाँ से ढूंढोगे फोर्सेज कौन कौन से लग रहे हैं, सबसे बड़ी गड़बड़ FBD की होती है। तो क्या क्या होती है, सबसे पहला काम क्या है, आपको क्या देखना है कि दूरी से कौन कौन से फोर्सेज आ रहे हैं, और जो छू कौन कौन रहे हैं वहीं से फोर्सेज आने, इसके अलावा कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, ये है, नोट कर दो इनको फटाफट, नोट कर दीजिए। चले आगे, अब आते हैं अपन पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज को। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप कहोगे सर क्या पगला गए हो, लोग दुनिया सारी फर्स्ट पढ़ाती है, सेकंड पढ़ाती है, आप थर्ड पढ़ा रहे हो सीधा ही। ऐसा ही है कुछ, ऐसा ही है कुछ भाई। हम कोज और इफेक्ट में बांटने वाले हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ रहे हैं, कोज को पढ़ रहे हैं। इफेक्ट बाद में देखेंगे, एक्सेलरेशन वगैरह बाद में आएगा। पहले ये तो देखिए फोर्सेज क्या क्या आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम पहले फोर्सेज की बात करेंगे, कोज की बात करेंगे, ठीक है ना। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ की हम बात करेंगे। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑल द फोर्सेज आर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन all the forces are force of interaction। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कोज की बात कर रहे हैं। कोज, कोज कौन है, फोर्स। तो फोर्सेज की स्टडी कर रहे हैं अपन पहले, है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी यही है। तो ऑल द फोर्सेज आर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इस बात का क्या मतलब है कि फोर्स जो पैदा होगा वो किन्हीं दो चीज़ों के इंटरेक्शन से पैदा होगा। अकेली चीज़ फोर्स नहीं पैदा कर सकती। अकेला चार्ज पड़ा है, वो चार्ज खुद का खुद पे फोर्स लगाता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अकेली चीज़ जो है वो फोर्स पैदा नहीं कर सकती। दो चीज़ों के इंटरेक्शन से क्या होगा, फोर्स पैदा होगा। एक चीज़ दूसरे पे फोर्स लगा रही है, तो दूसरी चीज़ भी उस पहली चीज़ पे क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। आपने कहा किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे को थप्पड़ मारा कि सर, वो शिकायत करने के लिए आया कि सर उसने मेरे को थप्पड़ मारा,
तो उसने थप्पड़ मारा वो ठीक बात है, लेकिन फोर्स उसने भी उस पर कितना लगाया है? अरे दोनों ने फोर्स क्या लगाया है? इक्वल लगाया। जिसने थप्पड़ मारा और जिसने थप्पड़ खाया, दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स क्या लगाया है? इक्वल लगाया। वो तो इफेक्ट अलग अलग है, चमड़ी अलग अलग थी, हाथ की चमड़ी मोटी थी तो इफेक्ट कम आया, और गाल की चमड़ी पतली थी तो छप गया। लेकिन फोर्स क्या लगाया? जितना थप्पड़ मारा गया उसने जितना फोर्स लगाया हाथ से, उतना ही क्या लगाया? गाल ने उस हाथ पे क्या लगाया है? रिवर्स फोर्स लगाया। समझ गए बात को? अब जिसने थप्पड़ मारा था गाल पे, उसको उसने दीवार पे थप्पड़ मारा खींच करके, तो वो कहेगा दीवार ने मुझे मारा, हाथ के लगी, उई उई करके चिल्लाएगा। अरे है कि नहीं? दीवार पे मार के देखो, हाथ खींच के मुक्का मारो दीवार के, तो क्या होगा? तो दीवार आपको मारेगी फिर। लेकिन ऐसा नहीं है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कहता है कि दोनों पे फोर्स क्या लगने वाला है? दोनों पे फोर्स सेम सेम लगने वाला। इंटरेक्शन हो रहा है, दो चीज़ों के इंटरेक्शन से ही फोर्स लगेगा। आपने एक चीज़, ग्रेविटी कोई फोर्स लगा रही है किसी पार्टिकल के ऊपर, ये m मास का ब्लॉक था, इस पे ग्रेविटी नीचे की ओर फोर्स लगा रही है mg। कौन लगा रही है mg? अर्थ लगा रही है। अरे अर्थ लगा रही है ना इस पे mg फोर्स, तो ये m भी अर्थ पे कितना फोर्स लगा रहा है बे? अर्थ के सेंटर पे mg लगा रहा है। इनमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। बोले ये नहीं कि अर्थ बहुत बड़ी है और मैं बहुत छोटा हूँ, सब क्या हैं? इक्वल हैं, इक्वली ट्रीट होंगे। हम जितना, ये पेन जो है इसके ऊपर अर्थ mg फोर्स लगा रही है, तो ये पेन भी अर्थ पे क्या लगा रहा है? mg लगा रहा है। अब आप कहोगे सर इस पेन को फ्री छोड़ देते हुए अर्थ की ओर भागा जा रहा है, अर्थ तो नहीं आ रही इसकी तरफ भाग करके। वो इफेक्ट है, वो फोर्सेज का क्या है? इफेक्ट है। इसका मास कम है इसलिए भाग जा रहा है, तो उसका ज़्यादा है इसलिए वो नहीं भाग रहा। वो इस फोर्सेज का इफेक्ट है। लेकिन फोर्स क्या लग रहा है? दोनों पे सेम सेम लग रहा है। तो पहली बात क्या निकल कर के आई हमारी इसमें कि फोर्सेज आर, ऑल द फोर्सेज आर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। समझ में आई बात? और इसी में लिखिए इट इज द फेनोमेनन बिटवीन, इट इज द फेनोमेनन बिटवीन टू बॉडीज it is the phenomenon between two bodies in which both participate equally, in which both participate equally, both participate equally। क्या कहा कि दोनों बॉडीज क्या करेंगी? दो बॉडीज के बीच में दोनों बॉडी पार्टिसिपेट क्या करेंगी? इक्वली करने वाली है। मैंने बताया आपको, अर्थ पे, अर्थ किसी भी फोर्स लगाएगी तो अर्थ पे भी उतना ही फोर्स लगने वाला है। सन किसी भी फोर्स लगाएगा तो सन पे भी उतना ही लगने वाला है उस ऑब्जेक्ट की वजह से। ठीक है ना? मैं आप पे जितना फोर्स लगाऊं उतना ही आप मेरे पे लगाने वाले हो। दुनिया में कोई फोर्स ऐसा नहीं है कि जो एक ज़्यादा लगा जाए और दूसरे पे क्या लग जाए? कम लग जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फोर्सेज जो है कैसे पैदा होते हैं? हमेशा जोड़े में पैदा होते हैं, पेयर में पैदा होते हैं, जोड़े में। फोर्सेज आर जनरेटेड इन पेयर। और दो ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, इंटरेक्शन होना होगा। टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगता है। ठीक है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो पेयर फोर्सेज किस में पैदा होते हैं? पेयर में पैदा होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। लिखिए इफ ए बॉडी ए, इफ ए बॉडी ए applies force on B, if a body A applies force on B, then B applies force on A, then B applies force on A of same magnitude and same in nature, of same magnitude and same in nature। ठीक है? क्या समझ में आई बात? सेम मैग्नीट्यूड सेम नेचर का होगा, उतना ही लगेगा और उसी नेचर का होगा। नेचर का मतलब
नेचर का मतलब क्या है? अरे 3 चीजें होती हैं, टाइप, नेचर एंड मैग्नीट्यूड। टाइप, नेचर एंड मैग्नीट्यूड, किसी फोर्स को देखने के लिए तीनों सेम रहेंगी, तीनों सेम रहेंगी। ए कोई बॉडी है, उसने बी पे लगाया फोर्स, उतना ही बी ए पे लगाएगी। ए ने यदि ग्रेविटेशन फोर्स लगाया बी पे, तो बी भी ए पे क्या लगाएगी? ग्रेविटेशन। ये नहीं कि ए ने बी पे तो ग्रेविटेशन लगा दिया और बी ए पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाने वाली है। समझ में आई क्या बात? ए ने बी पे ग्रेविटेशन लगाया तो बी भी ए पे ग्रेविटेशन लगाएगी। ए ने बी पे 10 न्यूटन लगाया तो बी भी ए पे 10 न्यूटन लगाएगी। और टाइप भी सेम होगी। टाइप सेम कैसे होगी? ए ने बी को खींचा, पुलिंग टाइप का है, तो बी भी ए को क्या करेगी? खींचेगी। ऐसा नहीं होगा कि ए ने तो बी को खींच लिया और बी ने ए को पुश कर दिया। अरे समझे क्या? ए ने बी को खींचा तो बी ए को खींचेगी। तो सेम टाइप के होंगे, सेम नेचर होगी फोर्सेज की और सेम मैग्नीट्यूड होगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है क्या इस बात में? दुनिया में जो भी फोर्सेज होंगे वो जोड़े में पैदा होंगे। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि ऑल फोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड इन पेयर, जोड़े में पैदा होंगे। अब जोड़े में पैदा होंगे, जोड़े में जो पैदा होते हैं उनमें एक फोर्स को क्या बोल देते हैं? एक्शन फोर्स बोल देते हैं, और एक को क्या बोल देते हैं? रिएक्शन फोर्स बोल देते हैं। एक को एक्शन फोर्स बोलते हैं, एक को रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। कौन पहले पैदा होता है? एक्शन नहीं, एक्शन नहीं होगा, दोनों साथ साथ, बोथ आर जनरेटेड साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ पैदा होते हैं। हमारे दिमाग में भ्रम रहता है कि कोई एक्शन होगा तो उसके बाद थोड़ा रिएक्शन होगा। डेली लाइफ में तो हम यही करते हैं ना कि कुछ एक्शन किया, उसका थोड़ी देर बाद क्या आएगा? रिएक्शन आएगा। किसी ने बहुत पुण्य किए हैं तो उसको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा रिजल्ट के रूप में, रिएक्शन की फॉर्म में। किसी ने पाप किया है तो उसको क्या करना पड़ेगा? यहीं भुगतना पड़ेगा, रिएक्शन हो रहा है ना। आप कुछ भी करते हो उसका रिएक्शन आपके पास लौट करके आएगा। तो हमारे दिमाग में ये बचपन से भ्रांति बैठी हुई है कि एक्शन पहले होता है और रिएक्शन क्या होता है? बाद में। किसी ने एक्शन किया कि तो दूसरा क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। किसी ने आपको गाली दी, आपने उसको रिवर्स क्या जवाब दे रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका क्या है? रिएक्शन। तो वो एक्शन पहले हो गया गाली देने का काम, अब रिएक्शन आप कर रहे हो। और गाली देने में मैं कह रहा हूँ कि आपको किसी ने गाली दी तो वो गाली उसको भी उतनी लगी है, क्योंकि आपको भी वो गाली सुनी है और उसको भी वो गाली सुनी है। अरे सुनी तो दोनों ने है ना। लेकिन चलो मान लेते हैं कि आपको किसी ने गाली दी तो आप उसका प्रत्युत्तर, गाली मतलब कोई भी बात, कोई भी इस तरह का बात आपको कही जिससे आप इरिटेट हो जाओ, जो जिससे आप चिढ़ जाओ, जो आपको अच्छी नहीं लगती, तो उसके बाद आप क्या करते हो? रिएक्ट करते हो। और एक्शन और रिएक्शन के बीच में आपके पास जो एक्शन आया और आपने जो रिएक्ट किया, उसके बीच में खाली जगह होती है, कि स्पेस होता है, एक पोज होता है जो कि दुनिया को मालूम नहीं होता। उस पोज का जो जितना अच्छे से यूज कर लेता है वो उतना ही महान आदमी होता है। आपके पास एक्शन क्या आया वो आपके बस का नहीं था, लेकिन आपने रिएक्शन क्या किया वो आपके बस का था। वो आपको सोच समझ के करना चाहिए था। एक्शन और रिएक्शन के बीच का जो गैप होता है वो क्या बनाता है? महान आदमी बनाता है। उस गैप का जो जितना अच्छा, जो जितना बेस्ट यूज करता है, वो आदमी उतना ही बड़ा आदमी बनता है। समझ में आई क्या बात? जीवन में ध्यान रखना, जीवन भर के लिए लागू होगी ये बात। लोगों को पता भी नहीं रहता, प्रत्युत्तर दे देते हैं फट से भाग करके। तो आपके पास कोई एक्शन आया वो आप पे डिपेंड नहीं है, लेकिन उसका रिएक्शन करना आपके ऊपर डिपेंड है, और वो रिएक्शन ही डिसाइड करता है कि आप कितने बड़े आदमी बनने वाले हो। ठीक है? आप माचिस की तिल्ली की तरह से रोजाना जलते हो कि लगाया, फुर से आपको गुस्सा आ रहा है, तुरंत कोई बात है तो तिल्ली की तरह फुर से जल के ख़त्म हो जाओगे। लेकिन आपके पास जो एक्शन आया, उसमें जो रिएक्शन आप दे रहे हो, उसके बीच में जो गैप है उसका आपने पुरजोर यूज किया, सोच समझ करके, एनालिसिस करके आपने प्रत्युत्तर दिया, तो आप निश्चित रूप से क्या बनने वाले हो? बड़े आदमी बनने वाले हो। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ एक्शन और रिएक्शन क्या पैदा होते हैं? साथ में। फोर्सेज क्या कहा? फोर्सेज कैसे पैदा होते हैं? पेयर में। अरे जोड़े में पैदा होंगे, जोड़ा, जुड़वा। फोर्सेज कैसे होंगे? जुड़वा होंगे, जुड़वा होंगे। तो जुड़वा होंगे तो एक पैदा होगा तो दूसरा भी पैदा होगा। इसने 1 न्यूटन पैदा कर दिया तो इसने भी 1 न्यूटन पैदा कर, दोनों बराबर पैदा करेंगे साथ साथ। तो न तो कोई एक्शन है न कोई रिएक्शन है। ये पहले की बातें हैं कि ऐसे बोली कि एक एक्शन होता है, दूसरा क्या होता है? रिएक्शन होता है, इस संभावना के आधार पे। बाद में देखा एक्शन और रिएक्शन कैसे पैदा होते हैं? साइमल्टेनियसली जनरेट होते हैं, साथ साथ पैदा होते हैं। तो दोनों फोर्सेज में से किसी भी एक को क्या कहा जा सकता है? एक्शन कहा जा सकता है, और किसी भी एक को क्या कहा जा सकता है? रिएक्शन कहा जा सकता है। समझ में आई बात?
एक्शन रिएक्शन जो साथ में पैदा होते हैं, कोई एक्शन रिएक्शन अलग अलग नहीं होता। तो ये ध्यान रखना। तो मैंने क्या बताया, टाइप को ध्यान रखना है कि किस टाइप का, पुलिंग है तो पुलिंग होगा, पुशिंग है तो पुशिंग होगा, नेचर मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक होगा, इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक होगा, कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स है तो नॉर्मल फोर्स होगा, टेंशन है तो टेंशन होगा। अरे समझे क्या, मैग्नीट्यूड जितना एक दूसरे पे लगा रहा है दूसरा पहले भी उतना ही लगाएगा। इन तीन बातों पे हमेशा ध्यान रखना है, टाइप, नेचर और मैग्नीट्यूड पे। यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ। बोलने में ऐसे बोल देते हैं कि देयर इज ए रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन इन इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन बोल तो दिया, लेकिन समझा क्या हमने उसको, उसके मायने क्या हैं, मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये बताइए कि इसका, अब जिस बच्चे को नहीं पता होता वो क्या कहेगा, जैसे ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे नीचे की ओर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है mg, यहां रखा हुआ है, तो आपसे पूछे कि इस mg का रिएक्शन फोर्स बताओ कितना है, कौन सा होगा, हैं? इस mg का रिएक्शन फोर्स कौन होगा, हैं? नॉर्मल होगा। देखो अभी भी पगलाए हुए हो, मैंने इतना बता दिया तो भी, हैं? अबे ग्रेविटी का रिएक्शन नॉर्मल कैसे हो सकता है? देखो ये समस्या हमारे साथ, भूलना पड़ेगा जो गलत सीख लिया तुमने उसको, जो 11th-12th में तुम गलत सीख के आ गए उसको भूलना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। देखो अभी क्या बोले आप कि ये नॉर्मल, अबे नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल कैसे हो सकता है, ये ग्रेविटेशन है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशन का रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे हो सकता है? ग्रेविटेशन का रिएक्शन कौन होगा? ग्रेविटेशन ही होगा। तो इस mg का रिएक्शन फोर्स कौन होगा? mg ही होगा। कहाँ लग रहा होगा वो, कहाँ लग रहा होगा वो? अबे ऊपर किसके? अबे ब्लॉक पे तो है, उसको तो पूछ ही रहा हूं, उसका रिएक्शन दो। जो ब्लॉक पे लग रहा है उसी का तो रिएक्शन पूछ रहा हूं मैं आपसे। उसका रिएक्शन फोर्स कहाँ है? दूसरी बॉडी पे सेम बॉडी पे लगेंगे क्या एक्शन रिएक्शन? क्या बताया? दो डिफरेंट बॉडी चाहिए बे। जितना बताया उतना याद रखिए, उसी पे अमल कीजिए। जो तुम्हारे याद है उसको हटाइए दिमाग से। दो डिफरेंट बॉडी पे लगेंगे एक्शन रिएक्शन, सेम बॉडी पे थोड़ी होता है। मैं मेरे ऊपर मेरा ही रिएक्शन, मेरा ही एक्शन थोड़ी होगा। तो फिर तो मैं कह रहा हूं इस पे mg फोर्स लग रहा है, उसका रिएक्शन फोर्स कहाँ है? हाँ अब सही गए ना, अर्थ के सेंटर पे लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है? mg। अबे अर्थ कोई बड़ी चीज नहीं है इस बात के लिए, फोर्सेस के लिए। ये नहीं कि अर्थ कोई बहुत बड़ी चीज है। ये पेन भी उतना ही फोर्स लगाएगी जितना अर्थ पेन पे लगाएगी। समझ गए क्या? ये पेन भी अर्थ पे उतना ही फोर्स लगाने वाला है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब क्या है? इक्वल है, सब समान है। दुनिया की हर चीज़ दूसरी चीज़ पे इक्वल फोर्स लगाएगी, उतना ही फोर्स रिवर्स मिलने वाला है उसको। समझ में आई क्या बात? ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। लोग समझते नहीं, लाइन रट ली, लेकिन मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है कि है क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ। लिख लीजिए इसको। तो mg का रिएक्शन हमेशा क्या होगा? mg। नॉर्मल फोर्स का रिएक्शन हमेशा क्या होगा? नॉर्मल। टेंशन का रिएक्शन क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स का रिएक्शन क्या होगा? पुलिंग होगा तो कैसा होगा नेचर में? पुलिंग। अबे एक्शन पुलिंग होगा तो रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन किसी को भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। एक पुलिंग होगा तो दूसरा क्या होगा? उसका रिएक्शन भी पुलिंग टाइप का होगा। एक पुशिंग होगा तो दूसरा भी क्या होगा? पुशिंग। ये तीन चीज़ों पे ध्यान रखना। आप टाइप, नेचर और मैग्नीट्यूड क्या रहने वाले हैं? सेम रहने वाले हैं, इनमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। टाइप, नेचर और मैग्नीट्यूड सेम रहने वाले हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए 1 बाय 1 एनालिसिस करें फोर्सेस की। 1 बाय 1 एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला फोर्स कौन सा है? mg। कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात कर रहे हैं पहले अपन, है ना। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, पहला फोर्स कौन है भाई? mg। या यूँ कह दो ग्रेविटेशन फोर्स। कौन लगाता है? कौन लगाता है? कौन लगाता है?
अबे अर्थ नहीं, यही तो गड़बड़ बोलेंगे हम, अर्थ नहीं लगाता, अर्थ और किसी मास के बीच में लगता है। या चलो ये इसके ऊपर ही रखी हुई अर्थ, यहाँ अर्थ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस m पे अर्थ नीचे लगाएगी mg, तो अर्थ के सेंटर पे क्या होगा, ऊपर लग रहा होगा कितना, mg। बस दैट्स इट। इस mg के बारे में सब जानते हैं हम कि ये बेसिक फोर्स है, अट्रैक्शन टाइप का होता है, पुलिंग टाइप का होता है, तो ये पुलिंग, तो ये भी क्या होगा, पुलिंग होगा। ये हो गया mg, ठीक है ना, हमेशा इसी तरह का फोर्स रहने वाला है। बना लो इसको फटाफट, mg का mg ही होने वाला है फोर्स, रिएक्शन फोर्स। तो एफबीडी में जब भी दिखाएंगे mg दिखा दोगे? तो जब हम पार्टिकल्स की बात कर रहे होंगे तब किस पार्टिकल्स के ऊपर क्या दिखाएंगे, mg दिखाएंगे। वो किसके कारण लग रहा होगा, वो तो अर्थ के कारण ही लग रहा है। अरे मैंने कहा कि ये ब्लॉक पड़े हैं 3, इन पे कौन लगा रहा है, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो आप कहोगे सर 3 तो पक्के लग रहे हैं, M1G, M2G, M3G, इन तीनों पे अलग अलग लग रहे हैं ना, mg 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 नीचे की ओर लग रहे हैं। कौन लगा रहा है वो फोर्स, अर्थ लगा रही है। अरे इन पे तो अर्थ ही लगा रही है, जब अर्थ का एफबीडी बनाएंगे तो ये लगा रहे होंगे उस पर। मैंने क्या कहा कि जब जिस ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाएंगे तो उस पर लगने वाले फोर्सेस को देखेंगे, वो दुनिया में किस किस पे लगा रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जब ब्लॉक का या किसी पार्टिकल का एफबीडी बनाएंगे तो अर्थ उसके ऊपर नीचे की ओर एक फोर्स लगा रही होगी, दैट इज mg। वेरी सिंपल, ठीक है। दूसरा फोर्स कौन सा है, दूसरा फोर्स कौन सा है, नॉर्मल। नॉर्मल इसमें लिख दीजिए, ग्रेविटी वाले में कुछ लिख दीजिए। क्या लिखोगे कि दिस इज पुलिंग फोर्स बाय अर्थ, दिस इज पुलिंग फोर्स बाय अर्थ, this is pulling force by earth on any particle, on any particle, this is pulling force by earth on any particle in downward direction। वेट किसे कहते हैं, वेट किसे कहते हैं, इसी की थोड़ी और बात करते हैं। वेट किसे कहते हैं, वेट, हाँ वेट किसे कहते हैं? अरे mg को ही तो वेट कहते हैं, ये जो mg लगता है इसी को तो वेट कहते हैं। लेकिन इसमें भी भ्रांतियां पाल लेते हैं लोग। आपका वेट कितना है बताओ, अमित बताओ कितना है आपका वेट? 60। क्या 60, यूनिट क्या लगाऊं, 60 न्यूटन? बताओ भाई, अमित कह रहा है 60 है मेरा वेट, 60 न्यूटन कहूँ या 60 केजी कहूँ, क्या है वेट? हैं अमित का मास कितना है? हैं 6 केजी। यही गलत है, यही दुनिया के 99% टीचर्स बच्चे ये चीज़ें गलत करते रहते हैं। यही गलती है, यही गलती है। ये आप जो कह रहे हो 60 केजी वो सही है, बस नाम गलत है कि आप उसको वेट बोलिए। मास है इसका, यूनिट तो सही ले रहा है 60 केजी, वो इसका क्या है, मास है। और पूछेगी अर्थ इस पे कितना फोर्स लगा रही है, तो mg तो कितना हो जाएगा 600 न्यूटन, वो होगा इसका क्या, वेट। समझे क्या बात को? कोई कहे अमित का वेट कितना है, आपसे पूछेगी आपका भैया वेट कितना है, तो आप ये कहे सही आंसर क्या होगा, 600 न्यूटन। और मास कितना है, 60 केजी। अरे समझे क्या? जबकि हम उल्टा लेके चले जाते हैं चीज़ों को, जैसे आप लेके जा रहे थे 60 से 10 का डिवाइड करके 6 केजी मास। ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो गलत कॉन्सेप्ट नहीं सीखने हमें, यही तो समस्या है, बोलना है उनको, ठीक है। 60 केजी वेट है, 80 केजी, 80 केजी बोले वेट बोलने में, जो कि गलत बोले। तो 80 केजी का मतलब क्या है, उसका मास है 80 केजी, उसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो कितना है, 800, या वेट है 800 न्यूटन। अरे वेट एक फोर्स हो गया, 80 क्या है उसका, मास है। मास चंद्रमा पे चला जाएगा तो भी क्या क्या रहने वाला है उसका,
80 रहने वाला है, अर्थ पे रहेगा तो भी क्या रहने वाला है 80, मार्स पे चला जाएगा तो भी क्या रहने वाला है 80 रहने वाला है। जी अलग अलग हो जाएगा, चंद्रमा पे कुछ अलग हो जाएगा, यहाँ कुछ अलग हो जाएगा, वहाँ कुछ अलग हो जाएगा, तो वेट क्या हो जाएगा अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाएगा, लेकिन मास जो है वो क्या रहेगा फिक्स रहने वाला है। समझ में आई बात? तो वेट, क्या किसी बॉडी का वेट जो दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाता है? अरे कोई भी बॉडी का वेट दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाता है क्या? इस मास m1 का वेट बताओ कितना है? अरे बोलो, m1 g। तो क्या इसका वेट किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा है? लगा रहा है कि नहीं? अरे किस पे लगा रहा है? इसका वेट किस पे फोर्स लगा रहा है? हैं? अरे जोर से बोलो आप। m2 पे लगा रहा है। मैं कहूँगा नहीं लगा रहा है, फिजिक्स की भाषा में बात करेंगे तो। क्या सर पगला गए हो? अबे m1 m2 पे कोई, m1 का वेट m2 पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। m1 का नॉर्मल फोर्स जो है वो m2 पे फोर्स लगा रहा है। वेट और नॉर्मल फोर्स में अंतर नहीं है क्या? वेट तो ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ है बे। ये नहीं होता तो क्या नहीं लगाती ग्रेविटी? ये अकेला होता है m1, तो कितना लगाती इस पे ग्रेविटी फोर्स? m1g। ये नीचे गिर रहा होता, अब ये सरफेस आ गई बीच में, कौन सी? m2 वाली। तो ये सरफेस ने रोका, रोक के क्या पैदा हुआ ऊपर की ओर? नॉर्मल। तो यहां भी नॉर्मल पैदा हुआ। नॉर्मल तो जोड़े में पैदा होगा ना। तो इस नीचे वाले को फोर्स कौन सा लग रहा है? अबे इस पे नीचे वाले पे फोर्स कौन सा लग रहा है? m2 पे नॉर्मल लग रहा है क्या? क्या लग रहा है नीचे वाले पे? नॉर्मल लग रहा है। समझ में आई बात? अब आप ऊपर वाले का आईडी बनाओगे तो क्या बनेगा? अब ये रुका हुआ है, रुका हुआ मतलब इस पे लगने वाले नेट फोर्स क्या है? 0। तो आपने कहा कि नीचे वाले से सर एक नॉर्मल आ रहा है, इस पे आ रहा है ना छूने की वजह से। अरे इसको देखो, ये किस पे लगा रहा है उससे मतलब नहीं। अब इसको देखो, इस पे कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ऊपर की ओर नॉर्मल लग रहा है सर, और छूने से फोर्स आ रहा है, दूर से आ रहा है। कहां से आ रहा है? अर्थ से आ रहा है। कितना? mg। ये चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। इसका मतलब ऊपर जितना लग रहा है उतना ही क्या लग रहा है? तो आप कहोगे सर n ही mg के क्या है? बराबर है। लेकिन n ही mg नहीं है। n इज नॉट mg, n इज इक्वल टू mg। मैग्नीट्यूड ऑफ n इज इक्वल टू mg। अरे समझे क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स भी 10 हो सकता है, कॉन्टेक्ट फोर्स भी 10 हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी 10 हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि 10 हो गए तो सारे फोर्सेज एक हो गए। अरे समझे? ये है। तो वेट जो है वो किसी को लिख लीजिए, इस बात को भी लिख दीजिए, नहीं तो बोलोगे फिर थोड़े दिनों में। किसी पार्टिकल का वेट किसी दूसरे पर नहीं लगता। किसी पार्टिकल का वेट किसी दूसरे पर नहीं लगता। वेट जो है वो किसी दूसरे पार्टिकल पर नहीं लगता। ये आपको ध्यान रखने वाली बात हो गई, ठीक है ना? वेट नहीं लगता किसी पार्टिकल का दूसरे पे। चले आगे। अगला क्या था अपना? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। तो इसमें क्या लेंगे? नॉर्मल फोर्स किधर कैसा टाइप का फोर्स होता है भाई? ये पुशिंग टाइप का फोर्स होता है। कैसा होता है? पुशिंग टाइप का फोर्स होता है। पुश करने से लगेगा, पुश करेगा, पुलिंग नहीं होगा ये कभी भी। कभी भी नॉर्मल फोर्स पुलिंग नहीं होता। कैसा होता है? पुशिंग टाइप का फोर्स होता है। ये कब लगता है? दो बॉडी जब क्या आ जाएंगी? कॉन्टेक्ट में आ जाएंगी तब लगता है। दो बॉडीज के कॉन्टेक्ट में आने पे लगता है। क्या हमेशा लगेगा दो बॉडीज के कॉन्टेक्ट में आने पे? ये दो बॉडीज हैं यहाँ रखी हुई हैं इस सरफेस पे, एक m मास का ब्लॉक है, एक स्मॉल m मास का ब्लॉक है, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखी हुई हैं। इनके बीच में नॉर्मल फोर्स बताओ कितना है? किधर लगेगा? इसकी वजह से इस पे नॉर्मल किधर लग रहा है? अरे लेफ्ट वाले पे राइट की वजह से राइट वाले पे नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है? बोलो तो सही कुछ भी। अब तो मैं ये डर हो गया यार सर सब कुछ गलत हो रहा है तो क्या बोले अब? बोलो गलत है तो कितना लग रहा है? हैं?
इसकी वजह से इस पे नॉर्मल किधर लग रहा है? हाँ सर लग ही नहीं रहा है, काहे का नॉर्मल लग रहा है? कोई नॉर्मल नहीं लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, रिएक्शन लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर रिएक्शन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन खत्म है। इस पे नेट फोर्स क्या हो रहे हैं? 0 हो रहे हैं। नॉर्मल कब लगता है इनके बीच में? जब एक दूसरे अंदर घुसने का प्रयास कर रहे होते ये इसके अंदर घुसता है, इधर से कोई फोर्स आ रहा होता है, एक्स्ट्रा फोर्स, तब क्या लगेगा? यहाँ नॉर्मल लगेगा फिर। अरे समझे? या इसको कोई रोक रहा होता चलने से, एक दूसरे के अंदर घुसने टच में आने से नॉर्मल नहीं लगता, प्रेस कर रहे हो एक दूसरे को, कॉन्टेक्ट में, पुशिंग है भाई। इसने ये जब रखे थे तब ये वाला इसको पुश कर रहा था क्या? तो इसने इसको पुश ही नहीं किया, तो इसका ये इसको क्यों पुश करेगा फिर? हाँ ये 2 न्यूटन से पुश करेगा तो ये भी 2 न्यूटन से, तब हम कहेंगे नॉर्मल फोर्स आ गया है, ठीक है ना। और डायरेक्शन किधर होती है इसकी? अलोंग कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल की तरफ होती है। अरे 2 बॉडी जो कांटेक्ट में आ रही हैं उनके कॉमन नॉर्मल, दोनों का कॉमन नॉर्मल किधर? उधर की ओर डायरेक्शन होती है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इसको। अलोंग कॉमन नॉर्मल होती है डायरेक्शन कांटेक्ट फोर्स की। तो ये तो सिंपल है कि ये ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे m मास का, तो इन दोनों सरफेसेस का कॉमन नॉर्मल किधर की ओर है? इसका नॉर्मल, तो इसके नीचे वाले फर्श की वजह से इस पे कितना लग रहा है नॉर्मल? ऊपर की ओर, और इसकी वजह से इस पे किधर लगेगा? नीचे की ओर। ये नीचे की ओर प्रेस कर रहा होगा इसको, तो ये इस पे लगेगा ज़मीन पे। अरे समझे क्या? तो कॉमन नॉर्मल मतलब एक ही लाइन में लगेगा, या मैं यूँ कहूँ एक ही लाइन पे बनाऊँ कि इसी लाइन पे लगने वाला है, इसने इस पे ऊपर लगाया तो ये इस पे किधर लगाएगा? नीचे लगाएगा, कॉमन नॉर्मल होगा, ठीक है ना। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो कैसे लगाओगे? किधर लगेगा नॉर्मल फोर्स? बताइए। ये मास का ब्लॉक रखा है, तो नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा इनके बीच में? कॉमन नॉर्मल इधर। अरे ये इसको पुश करेगा और ये इसको पुश करेगा, समझ में आई क्या बात? कॉमन नॉर्मल लगेगा, कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में लगेगा। चलो मैं आगे लेता हूँ। ये एक बॉडी है, एक बॉडी ये है, यहाँ नहीं चलेगी, बन जा भाई, कांटेक्ट में आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ गई, ठीक है। ये 3 बॉडी एक दूसरे कांटेक्ट में है। ये कुछ ऐसे इंक्लाइन प्लेन है। ये पूरा सिस्टम क्या रखा हुआ है? रेस्ट में रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? नेट फोर्स क्या लगे हुए हैं इन पे? 0 लगे हुए हैं, नेट फोर्स 0 लगे हुए हैं। तो बताइए इसके और इसके बीच में ये किधर लग रहा है? नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है? तो इन दोनों को सेंटर को ज्वाइन कराने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। अबे इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कराने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। ये वाला क्या कर रहा होगा? इसको पुश कर रहा होगा इधर, ये वाला इसको पुश कर रहा होगा किधर की तरफ? उधर की तरफ। और ये वाला इसको पुश करेगा इधर की तरफ, समझ गए? इन दोनों के बीच में नॉर्मल किधर लगेगा? अरे इनके सेंटर से सेंटर वाली लाइन कॉमन नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी ना यहाँ, तो सेंटर वाला कॉमन नॉर्मल हो गया ना। यहाँ सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल, इधर भी दोनों कॉन्टेक्ट जहाँ कर रही हैं, तो ये कॉमन नॉर्मल लगेगा। तो इसका ऊपर वाले का एफबीडी बनाऊं तो कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं ऊपर वाले पे? ऊपर वाले का एफबीडी बनाऊं इसका, तो इस पे आप कहोगे सर एक तो इधर लग रहा है नॉर्मल, और एक सर इधर से आ रहा है इसी सेंटर पे नॉर्मल। आ रहे हैं कि नहीं? और क्या फोर्स लग रहा है इस पे? mg लग रहा है सर नीचे की तरफ, और ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। n cos थीटा n sin थीटा जो भी कंपोनेंट लेकर के हम करते हैं। फिर आगे इसका एफबीडी बनाए तो इसका नाम मैंने A दे दिया, इसका B कह दिया, इसका C कह दिया। तो B का एफबीडी बनाओ तो B के कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? आप कहोगे सर एक फोर्स तो इधर की तरफ लग रहा है, अरे इसने इस पे लगाया है ना ये, और एक यहाँ से आ रहा होगा इधर, तो यहाँ से इधर आ रहा है, N2 कह दो, इसको N1 कह दो। और एक यहाँ से भी तो आ रहा होगा इधर की तरफ,
सर एक यहाँ से आ रहा है कुछ तिरछा विरछा, जिधर भी आ रहा है वो किधर आएगा, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, कॉमन नॉर्मल N3। तो ये इसके ऊपर सर फोर्सेज लग रहे होंगे सारे के सारे। अरे समझ में आई क्या बात, कोई प्रॉब्लम है क्या इस बात में? ये है तो कॉमन नॉर्मल, ये आएगा वैसे इधर ही, इधर की तरफ आएगा ये कॉन्टेक्ट सेंटर की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से एफबीडी बना पाओगे। नॉर्मल फोर्स हमेशा किधर लगेगा, कॉमन नॉर्मल की तरफ लगेगा, ठीक है सर, लग गया कॉमन नॉर्मल की तरफ। अब ये बताइए कि ये ऐसे कोई इंक्लाइन रोड है, और यहाँ ये इस ग्राउंड लेवल पे रखी हुई है, फर्श पे रखी हुई है, और इधर कोई दीवार के सहारे टिकी हुई है। इसमें बताइए सर रोड पे किधर किधर लग रहे होंगे फोर्स। ये भी एक वॉल है, तो रोड पे किधर लग रहे होंगे नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स बताइए। अब इस रोड का नॉर्मल तो इधर है, अरे रोड तो ऐसे है ना तिरछी, तो इसका नॉर्मल तो इधर है या इधर है, और ये जमीन का नॉर्मल जो ग्राउंड है उसका नॉर्मल किधर है, ऊपर है। अब बताओ किसकी चलेगी, लड़ाई हो गई दोनों में। ये तो कहेगा मेरे अलोंग लगाओ और ये कहेगा मेरे अलोंग लगाओ, हैं? दोनों की कैसे चलेगी, किधर लगेगा नॉर्मल फोर्स बताइए, डायरेक्शन किधर होगी नॉर्मल फोर्स की, हैं? अब क्या रिजल्टेंट फिजल्टेंट, रिजल्टेंट अलग अलग कर लेगा। अभी क्या पढ़ा है फिर तू, रिजल्टेंट। ये कह रहा है कि दोनों का लगा दो सर, इसका इधर लगा दो, इसका इधर लगा दो, और फिर रिजल्टेंट ले लो। तो इसने इस पे लगाया और इसने इस पे लगाया, ये ना, तो ऐसे पॉसिबल है क्या? क्यों क्यों नहीं है पॉसिबल, हैं? अबे नहीं है, थर्ड लॉ में क्या पढ़ा है अभी? हाँ, इक्वल और अपोजिट, ये है क्या अपोजिट दोनों? पगलाए गए हो क्या? जितना पढ़ाया उतना ही दिमाग लगाने का, ज्यादा नहीं लगाना। समझ में आई क्या बात? जितना पढ़ाया उतना दिमाग लगाना। रोड दीवार पे लगाएगी जिधर, उसका उल्टा लगेगा रोड पे, अपोजिट लगेगा ना, उतने मैग्नीट्यूड का लगेगा। फेंकालॉजी नहीं करनी है, फीलिंग नहीं लानी है कि फीलिंग आ रही है सर ऐसे हो रहा होगा, फीलिंग नहीं लानी है। फिजिक्स क्या कह रही है वो देखना है, समझ गए बात को? तो किधर लगेगा भाई, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है उसकी चलेगी, उसके नॉर्मल के अलोंग डायरेक्शन ले ली। इसमें ये माना जाता है कि इसका कॉर्नर कहीं ना कहीं, ये जो रोड है इसका ये जो कॉर्नर है कहीं ना कहीं घिस के गोल हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग, सरफेस के अकॉर्डिंग, और उसका फोर्स उधर हो जाएगा फिर, ठीक है ना। इसकी चलने वाली एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो इस पर नॉर्मल किधर लगेगा, इधर नीचे, इधर लाएंगे तो अपोजिट ही, आएंगे तो इक्वली। थर्ड लो को फेल करोगे क्या? फिर पढ़ा क्या आज अपन ने, समझ गए बात को? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नोट करते चलो, डायग्राम वायग्राम बनाते चलो, बनाओ तो ध्यान रहेगा आपको। आपने कहा सर एक बोतल रखी हुई है ऐसी तिरछी, ये ग्राउंड पे ऐसे कुछ टिकी हुई है फिलहाल, तो बताइए सर नॉर्मल किधर लगेगा, किधर लगेगा? फीलिंग नहीं लानी है कि इधर दबा रहा होगा उधर दबा रहा होगा, आपको तो जो कहा गया है उसी पे ध्यान रखना है। किधर लगेगा? ऊपर लगेगा, दैट्स इट, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ इस वाले में, इसमें बताइए भाई किधर लगेगा? दीवार की वजह से लगेगा बेटा, इधर यही लेना है आपको, दीवार की चलेगी, और रोड पे, रोड की वजह से वॉल पे इधर लगेगा, ठीक है। लेकिन समस्या तो तब पैदा हो जाएगी ना जब ऐसा हो जाए कि ये भी एक रोड है और ये भी एक रोड है और ये ग्राउंड पे रखे हैं दोनों। अब बोलो, अब किसकी चलेगी सर? अभी तो बड़े वाले की चला रहे थे आप, दोनों बराबर की हैं, तब किसकी चलेगी? तब कहना बड़ा मुश्किल होगा, नहीं जज कर पाएंगे हम किधर लगेगा। जनरली सामान्यतः हम ये लेके हैंडल कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लगेंगे, लेकिन कहना काफ़ी मुश्किल है, सही नहीं होगा, ठीक है। जनरली कुछ नहीं दिया हो तो हम कर सकते हैं ऐसा कि हॉरिजॉन्टल होगा, नहीं तो काफ़ी मुश्किल है, किधर भी हो सकता है इन दोनों का रिएक्शन, कॉर्नर्स का।
एक सुई की नोक दूसरी सुई की नोक से टकरा रही है, नॉर्मल किधर भी हो सकता है ना। ये ध्यान रखने की बात है, ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। तो आपने क्या लिख दिया था कि इट इज पुशिंग फोर्स, है ना, इट इज पुशिंग फोर्स। और कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगेगा, अलोंग कॉमन नॉर्मल। अगला फोर्स, वैसे ये कौन से, ये सारे के सारे जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्सेज है ना, ये जितने भी सारे के सारे हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेज पढ़े हैं पीछे, ये नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग, फ्रिक्शन, बायोंसी, फायोंसी, जितने भी फोर्स पढ़े हैं सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। अरे बारीकी में घुस के देखे तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होते हैं। नॉर्मल भी एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को पुश कर रहा है तो उनके एटम्स और मॉलिक्यूल बहुत पास जा रहे हैं तो वो क्या करने लग जाते हैं, पुश करने लग जाते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी एनएलएम में, मैकेनिक्स के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि ये छूने से आ रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि दुनिया में कोई चीज़ दूसरी चीज़ को छू ही नहीं सकती। कोई कहेगी उसने मेरे को छुआ, तो आप साइंस के हिसाब से कह सकते हो छू ही नहीं सकता। हो सकता है गैप रहा होगा आपके एटम्स और मेरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, कितना 10⁻⁻14 का माइनस जो भी 36 का जो भी गैप रहा हो, लेकिन छू तो नहीं सकता। क्या एक में एक हो जाएंगी क्या? एक बड़े दो हाथ है मेरे, मैंने कहा ये दोनों हाथ छू रहे हैं क्या? लग रहा है मेरे को छू रहे हैं, लेकिन इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स को प्रेस करना शुरू कर दिए हैं, तब मेरे को लग रहा है कि ये हाथ इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। ठीक है ना। है तो वास्तव में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन ही हो रहा है। ठीक है ना। या शॉर्ट फील्ड होगा और वो जो दूर से आ रहा था वो लॉन्ग फील्ड थे। ठीक है। तो ये सारे ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होते हैं, लेकिन आप अपने अभी दो कैटेगरी में यही चलने वाले हैं। ठीक है ना। दिमाग में उलझन नहीं करनी है, ये है, ध्यान रखना है। तो यहाँ थे अपन, कहाँ थे? अगला फोर्स लेते हैं, स्ट्रिंग फोर्स। कितने नंबर आ गए? 3। स्ट्रिंग फोर्स। स्ट्रिंग फोर्स किस टाइप का फोर्स होता है भाई? पुलिंग टाइप का फोर्स होता है, खिंचाव वाला। पुल करेगी रस्सी, हमेशा क्या करती है, खींचती है। रस्सी को धक्का देते हुए सुना गया कि उस रस्सी ने धक्का दिया, नहीं ना। तो किस टाइप का होता है? पुलिंग फोर्स होता है। पुलिंग फोर्स होता है नेचर में, पुलिंग फोर्स होता है। किधर लगता है? किधर लगता है? अलोंग लेंथ लगता है, अलोंग लेंथ लगता है। लेंथ के अलोंग लगेगा, रस्सी की जिधर लंबाई होगी उधर की ओर लगता है, अलोंग लेंथ लगता है। ठीक है। जैसे ये यहाँ से एक स्ट्रिंग बांधी हुई है और उससे एक ब्लॉक लटकाया हुआ है m मास का, तो रस्सी तो आ गई, स्ट्रिंग तो आ गई। एक चीज स्ट्रिंग हो गई तो स्ट्रिंग किसी दूसरी पे लगाएगी ना फोर्स। अरे है कि नहीं? तो मैं कहूँ कि स्ट्रिंग इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रही है, तो कितना लगा रही है, किधर लगा रही है, डायरेक्शन बताओ। अरे किधर लगा रही है? ये रस्सी इस ब्लॉक पे किधर फोर्स लगा रही है? तो पहले ये बताओ, ब्लॉक रस्सी पे किधर लगा रहा है? ब्लॉक रस्सी को नीचे की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है ना, वेट की वजह से नीचे की ओर जाना चाह रहा है। अरे कर रहा है इस एंड पे नीचे की ओर, तो रस्सी ब्लॉक को ऊपर खींचेगी, तभी तो रुका हुआ है ना। तो स्ट्रिंग ने ब्लॉक को क्या किया? पुल किया। तो ब्लॉक ने स्ट्रिंग को क्या किया? पुल किया। ये 10 न्यूटन से पुल किया स्ट्रिंग ने इसको, तो ब्लॉक ने स्ट्रिंग को 10 न्यूटन से पुल किया। दोनों को ही क्या बोलेंगे हम? कौन सा फोर्स बोलेंगे? स्ट्रिंग फोर्स बोलेंगे। एक रस्सी आ गई तो उस रस्सी से जुड़ी हुई चीजें और उस रस्सी के बीच में, सभी के बीच में स्ट्रिंग फोर्स ही होगा, और वो पुलिंग टाइप का होगा हमेशा। आपने कहा कि ये रस्सी का टुकड़ा है, छोटा सा, इतना सा टुकड़ा, इस टुकड़े पे ऊपर वाली रस्सी की तरफ फोर्स लगा रही है। अबे खींचेगी और क्या करेगी? बता तो रहा हूं, पुलिंग होगी। तो ऊपर वाली रस्सी अपनी तरफ खींचेगी और क्या करेगी?
और ये टुकड़ा ऊपर वाली पे किधर लगा रहा है, नीचे। इस टुकड़े के नीचे वाली रस्सी किधर लगा रही है, इस टुकड़े पे नीचे। ये टुकड़ा नीचे वाली रस्सी पे किधर लगा रहा है, ऊपर। ये रस्सी छत पे किधर फोर्स लगा रही है, नीचे। छत रस्सी पे किधर फोर्स लगा रही है, ऊपर। अरे समझे क्या, इक्वल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगी, पुलिंग है तो पुलिंग ही होगा, ठीक है। ये रस्सी इस तरह से फोर्स लगाएगी, लिख दीजिए। कर दो चलो, करते चलो। तो रस्सी के साथ कोई बॉडी जुड़ी होगी वो भी क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग फोर्स ही कहलाएगा, ठीक है। ये भी लिख लेना, बात चाहिए, लिख दीजिए इसको। स्ट्रिंग या कॉर्ड, स्ट्रिंग या कॉर्ड का किसी भी चीज के साथ जब इंटरेक्शन होता है, स्ट्रिंग या कॉर्ड का जब किसी भी चीज के साथ इंटरेक्शन होता है तो एक पुलिंग फोर्स डेवलप होता है, तो एक पुलिंग फोर्स डेवलप होता है, जिसे क्या कहते हैं भाई, नाम क्या दिया उसको, टेंशन। फोर्स का नाम क्या दिया, टेंशन। तो स्ट्रिंग फोर्स का नाम क्या दिया भाई, टेंशन। फोर्स का नाम टेंशन है, टेंशन डालिए यहाँ हेडिंग आप, टेंशन। ये है मेन, टेंशन फोर्स है ना, टेंशन, जिसे टेंशन कहते हैं। और लिखिए एक बात, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, if string is massless and there is no force along the length of a string, and there is no force along the length of string, no force along the length of string, on the string, है ना, then tension would be same everywhere, then tension would be same everywhere, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये जो रस्सी थी, ये ब्लॉक हैंग किया हुआ था, मैंने कहा बताओ टेंशन किधर लग रही है इसमें, ये डायग्राम आपको दे दिया, कहा कि टेंशन किधर लग रही है, तो किधर लग रही है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं बोलना है, जब तक वो ये ना बोले कि किस पर, जब तक वो ये ना बोले कि किस पर पूछ रहे हो बे टेंशन। तो अब मैं कहूँ छत पर बताओ, तो छत पर टेंशन किधर लग रही है, नीचे की तरफ। स्ट्रिंग पर बताओ, स्ट्रिंग पर, तो फिर चुप, फिर चुप। किसकी वजह से, स्ट्रिंग पर छत की वजह से टेंशन बताओ किधर लगेगी, ऊपर की ओर। ब्लॉक की वजह से टेंशन किधर लगेगी, नीचे की तरफ। स्ट्रिंग की वजह से ब्लॉक पे टेंशन किधर लगेगी, ऊपर। जब तक ना बोले कि किस पर पूछ रहे हो आप, ठीक है, तब तक आप जवाब नहीं देंगे, किस पर बताना जरूरी है। दूसरी बात हमने क्या लिखा कि रस्सी के लेंथ के अलावा कोई फोर्स नहीं आएगा तो टेंशन पूरी रस्सी में सेम रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि ये टुकड़ा लिया मैंने कहा इस पे ऊपर जितना लग रहा है उतना ये नीचे की ओर खींच रहा है, उससे जस्ट अगला भी ऊपर खींच रहा है, उतना नीचे 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 ऊपर नीचे। तो पूरी रस्सी में यहाँ 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 हर जगह टेंशन क्या होने वाली है भाई, सेम होने वाली है। कब, जब रस्सी कैसी हो, क्या लिखा आपने, मासलेस। क्यों, क्योंकि एक छोटा टुकड़ा आपने लिया, उस पर आपने कहा सर ऊपर की ओर टेंशन T1 और नीचे की ओर खींचा जा रहा है T2 से, इसका मास कितना है 0,
तो ये आगे की बात बता रहा हूँ, न्यूटन सेकेंड लॉ से नेट फोर्स कितना होता है एम ए, तो T2 माइनस T1 बराबर आप कहोगे सर एम ए, 0 इंटू ए, क्या आया 0, तो T2 इक्वल टू क्या आया T1 ही तो आया, अरे आया ना। तो पूरी रस्सी में टेंशन क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली। और जब तक इस रस्सी के अलोंग कोई फोर्स ना आ जाए, जब तक इस रस्सी के अलोंग कोई फोर्स ना आ जाए तब तक भी क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। जैसे क्वेश्चन बना दिया, ये एक बीड है, इसके अंदर मोती, इसको लटका दिया यहाँ, इसका मास है m, इसका एबीडी बनाओ, बीड का एबीडी बनाओ, तो क्या बनाओगे, बीड पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वही तो देखोगे। तो बीड का एबीडी बनाया हमने, इसी पे दिखा देते हैं यहीं पे। तो बीड पे आप कहोगे सर नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा, बीड पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, मास का है तो, और क्या लग रहा है, हाँ कर देंगे उससे कर दो, ठीक है। तो इस पे नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg लग रहा है, इसकी वजह से आप शीट चेंज कर लो, एक बार शीट चेंज कर लो, हाँ कर लो, ठीक है जल्दी करो। तो ये इस पे नीचे लग रहा है mg, और कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, नॉर्मल भी लग रहा है क्या ऊपर, अरे लग रहा है ना। ये नीचे जाएगा, बीड ऐसे गिरेगा, उसके अंदर फंसेगा जा करके, तो रस्सी क्या लगाएगी, उसको नॉर्मल फोर्स देगी, ठीक है, ये रस्सी को देगा। और कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, यही लगेंगे दोनों, तो ये बीड तो इक्विलिब्रियम में हो गया। रस्सी का एबीडी बनाओ, रस्सी का फोर्स दिखाऊंगा तो यहाँ कैसे लगेगा, रस्सी में टेंशन बताओ कितनी कितनी लूंगा, यहाँ टेंशन कितनी कितनी लेने वाला हूं मैं रस्सी में। इधर मान लीजिए टेंशन T1 है, इधर टेंशन T2 है, दोनों में क्या रिलेशन है, T1 बराबर T2 होगा, क्यों होगा, इसका माइन्यूटली मैं जा करके देखूंगा तो बीड के अंदर ये वाली रस्सी इधर है और ये वाली इधर है, अरे छोटा सा बीड बना, छोटा सा काट के, तो ये लगभग हॉरिजॉन्टल है, इधर से ये भी क्या है हॉरिजॉन्टल है, तो ये T1 इधर है और T2 इधर है, और mg किधर लग रहा है इस पे नीचे, या नॉर्मल वगैरह किधर लग रहा है रस्सी पे ऊपर, या नॉर्मल रस्सी पे किधर आएगा, रस्सी पे नॉर्मल किधर आने वाला है, अरे बीड पे रस्सी की वजह से नॉर्मल किधर आया ऊपर, तो रस्सी पे किधर है, बीड नीचे की तरफ दबा रहा है ना, तो नॉर्मल किधर आएगा नीचे, लेकिन ये नॉर्मल क्या इस लेंथ के परपेंडिकुलर है। और एक छोटा वेरी स्मॉल पार्ट लूंगा मैं इसका, तो उसके नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से टेंशन नहीं बदलती है, दैट्स वाई T1 इज इक्वल टू T2। नहीं तो आपको बीड का सवाल देगा, आपको एक अननोन एक्स्ट्रा मिलेगा, एक अननोन एक्स्ट्रा ही रह जाएगा, सवाल ही नहीं सोल्व होगा आपसे। आप कह दो कि इधर T1 लग रही है, इधर T2 लग रही है, तो समझ गए क्या बात को, ठीक है। नोट कर लीजिए, भी डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, ये है पुली, यहाँ एक मास हैंग किया हुआ है m, और यहाँ भी एक मास हैंग किया हुआ है, ये m1 कह देते हैं, ये m2 कह देते हैं। यहाँ बताइए टेंशन किधर लगेगी, इस रस्सी पे टेंशन किधर लग रही है, या पुली पे बता दीजिए, पुली पे टेंशन किधर लग रही है, नीचे, पुली पे कहेंगे तो नीचे, और रस्सी पे कहेंगे पुली के द्वारा तो ऊपर हो जाएगी वो। अरे समझ गए ना अब आपको इसके पे क्या पूछा है। यहाँ बताइए नीचे, तो यहाँ T1 T2 में क्या रिलेशन है,
T1 और T2 में क्या रिलेशन है? इक्वल होंगे क्या? मास लेस होगी तो इक्वल होंगे। अरे T1 T2 आप कह रहे हो कि मास लेस होगी तो क्या होंगे? इक्वल होंगे। आज नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है? यहाँ रस्सी इसके ऊपर से लिपटी हुई है तो नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है कि नहीं? अरे रस्सी ने ऐसे दबाया हुआ है ना ऊपर से पुली को, तो दबाया हुआ तो नॉर्मल फोर्स तो लग रहा है ना। और नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो नॉर्मल फोर्स लगने से टेंशन बदलती है क्या? अरे अभी हमने देखा था नॉर्मल, यही तो लिखवाया मैंने आपको कि रस्सी की लेंथ के परपेंडिकुलर कोई फोर्स होगा तो उसकी वजह से टेंशन नहीं बदलती है। ठीक है ना। तो ये मासलेस लिखते हैं, लेकिन असली वजह क्या है? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन लेस है पुली, मासलेस एंड फ्रिक्शन लेस। यदि फ्रिक्शन होता तो मान लीजिए कि M2 इज ग्रेटर देन M1 है, तो ये इधर फिसलने की प्रवृत्ति आती है इसमें, तो ये ऐसे आता, फ्रिक्शन किधर लगता? अलोंग द लेंथ लगता कि नहीं लगता? अरे लगता ना। और अलोंग द लेंथ लगता तो क्या आ जाती? टेंशन आ जाती। लेकिन जब हम फ्रिक्शन लेस बोलते हैं तो क्या हो जाता है? फोर्स किधर हो जाता है? परपेंडिकुलर टू द लेंथ हो जाता है, उसकी वजह से टेंशन बदलेगी नहीं। अलोंग द लेंथ कोई फोर्स नहीं बचता, फ्रिक्शन नहीं होगा तो। लेकिन फ्रिक्शन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। फोर्स आ जाएगी तो टेंशन बदल जाएगी अलोंग द लेंथ। समझ गए? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि रस्सी के लेंथ के अलोंग फोर्स होगा तो टेंशन बदल देगा, परपेंडिकुलर होगा तो टेंशन को नहीं बदलेगा। ठीक है, ये है। रफ पुली होती तो क्या होता? तब T1 और T2 होता ना, अलग अलग होता। फिर रफ पुली होती तो नेक्स्ट लिख दीजिए। फोर्थ, फोर्स ड्यू टू प्रेशर। फोर्स ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर की वजह से फोर्स। अरे फ्लूइड में लगेगा ना। प्रेशर कहाँ लगता है? हमेशा फ्लूइड में। प्रेशर की बात किस में करते हैं? हमेशा। तो लिखिए, जब भी किसी फ्लूइड का किसी के साथ इंटरेक्शन होगा, जब भी किसी फ्लूइड का किसी के साथ इंटरेक्शन होगा तो उनके बीच में किन के बीच में? फ्लूइड और जिस बॉडी के साथ इंटरेक्शन हो रहा है उनके बीच में, है ना। तो उनके बीच में एक पुशिंग फोर्स डेवलप होगा, तो उनके बीच में एक पुशिंग फोर्स डेवलप होगा जिसे फोर्स ड्यू टू प्रेशर कहते हैं। अब जैसे पिछले में एक स्ट्रिंग फोर्स होने के लिए या टेंशन फोर्स होने के लिए क्या जरूरी था? कोई एक चीज का क्या होना था? स्ट्रिंग। दूसरी चीज ब्लॉक भी हो सकती है स्ट्रिंग के साथ, दूसरी चीज छत भी हो सकती है, रूप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कोई एक चीज क्या होनी थी? स्ट्रिंग होनी थी, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग फोर्स। ठीक है, ऐसे कोई एक चीज फ्लूइड हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? फोर्स ड्यू टू प्रेशर। और उसकी डायरेक्शन कितनी होगी? नॉर्मल के अलोंग लिख दीजिए। एंड डायरेक्शन विल बी अलोंग कॉमन नॉर्मल। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जैसे यहां कोई पॉइंट है P फ्लूइड के अंदर, तो इस पॉइंट P पे फोर्स किधर लगेगा? फोर्स ड्यू टू प्रेशर किधर लगेगा? अंदर की तरफ इधर लगेगा, बाहर के फ्लूइड की वजह से। अरे कॉमन नॉर्मल सरफेस के क्या लगेगा? नॉर्मल। इधर किधर लगेगा? इधर लगेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में यही तो पढ़ते हैं हम। इधर लगेगा, इधर से भी लगेगा, उधर से भी लगेगा, 3D में लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। ठीक है, ऐसी कोई टेढ़ी मेढ़ी सरफेस होगी तो इस पे यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, नॉर्मल टू द सरफेस लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अरे समझ रहे हो बात को? ऐसे ही तो लगाते हैं। कोई एक फ्लूइड होना ज़रूरी है, दूसरी सरफेस ये है, तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर इस तरह से लगने वाला है।
कोई ब्लॉक है उसके ऊपर किधर लगेगा, तो उस पर ऊपर की सरफेस पे नीचे लगेगा, इधर पे इधर लगेगा, इधर से इधर आएगा, नीचे से ऊपर आएगा, सामने वाली से अंदर की तरफ आएगा, अंदर वाली पे बाहर की तरफ आएगा, ऐसा ही तो कुछ लगेगा। ठीक है, इस तरह से फोर्सेज लगेंगी, कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगते हैं। तो लिख दीजिए हवा है, मान लीजिए हवा में कोई बॉल रखी हुई है, उस पर फोर्स किधर लग रहा है, तो ऐसे लग रहा है, कॉमन नॉर्मल रेडियली इनवर्ट, हवा की वजह से प्रेशर लग रहा है। हमारे बॉडी पे कैसे लग रहा है प्रेशर, सब तरफ से लग रहा है। हाथ है, हाथ पे प्रेशर किधर से लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स ड्यू टू फ्लूइड, हवा की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स किधर लग रहा है, तो ये हाथ है तो इधर से इधर भी लग रहा है, ऊपर भी लग रहा है, साइड से भी लग रहा है ना, जिधर जैसी शेप है सब तरफ से लग रहा है, यहाँ 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 यहाँ, सब समझ गए बात को, ये है। तो इसमें लिख दीजिए कि प्रेशर इज डिफाइंड एट ए पॉइंट, प्रेशर हमेशा कहाँ डिफाइन किया जाता है, किसी पॉइंट पे। प्रेशर इज डिफाइंड एट ए पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ पुशिंग फोर्स, the magnitude of pushing force at that point will be, magnitude of pushing force at that point will be PDA। DA छोटा सा एरिया लिया हमने उस पॉइंट पे, और प्रेशर वहाँ पे P है किसी पॉइंट पे, तो उसकी वजह से फोर्स है PDA। टोटल के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे। Where DA is the area of the surface, where dA is the area of surface on which force is applied, on which force is applied, on which force is applied। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो हमने कौन कौन से फोर्सेज पढ़ लिए, क्या पढ़ा, एक्शन रिएक्शन लॉ। फोर्सेज कौन कौन से थे, या तो पुलिंग होने से फोर्स लगेगा या पुशिंग से फोर्स लगेगा, पुल और पुश दो टाइप है। अब उसमें फोर्सेज को दो टाइप में बांटा गया है, एक तो छूने से जो आते हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्सेज, और दूसरे फील्ड फोर्सेज। फील्ड फोर्सेज में mg है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है ना, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। और छूने से कौन कौन से आते हैं, टेंशन है, नॉर्मल है, स्प्रिंग फोर्स है, फोर्स ड्यू टू फ्लूइड है, और विस्कस फोर्स जिसको हम क्या कह रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स है ना। तो ये सब फोर्सेज जो छूने से आ रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाते हैं। अब हमने उसके बाद क्या देखा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है कि फोर्सेज हमेशा किस में पैदा होंगे, पेयर में पैदा होंगे, दो डिफरेंट बॉडीज़ पे होंगे। तीन चीज़ों पे फोकस रखेंगे फोर्स की बात करते वक्त, किन तीन चीज़ों पे, पहली क्या है, टाइप किस टाइप का है, पुलिंग का है तो पुलिंग ही होगा, दूसरा भी एक बॉडी पुल कर रही है, दूसरी बॉडी भी उसको क्या करेगी, पुल करेगी, उसके रिएक्शन वाली। पुशिंग है तो पुशिंग करेगी, टाइप हो गया। दूसरा नेचर, नेचर मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक ही लगेगा, इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक ही लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है mg तो mg ही लगेगा, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट ही लगेगा, स्प्रिंग फोर्स है तो स्प्रिंग फोर्स ही लगेगा। तो क्या हो गया, नेचर, टाइप हो गया, और मैग्नीट्यूड। एक दूसरे पे 10 न्यूटन लगा रहा है, दूसरा पहले पे क्या लगाएगा, 10 न्यूटन। सभी फोर्सेज क्या होंगे, पेयर में पैदा होंगे, और दोनों पेयर, दोनों फोर्सेज एक जैसे होंगे, एक जैसे होते हैं, है ना। वो हम भाषा बोलते रहते हैं इक्वल एंड अपोजिट, उससे हमारे चक्कर पड़ जाता है, जबकि अपोजिट कुछ नहीं है। हम ये कह सकते हैं सेम सेम, इक्वल एंड सेम, इक्वल एंड सेम। मैंने उस चीज़ को खींचा तो उसने मेरे को खींचा, सेम ही तो हुआ, अपोजिट क्या हुआ उसमें, बस वो बोलने में तो, अब न्यूटन तो बड़ा आदमी था, उसने बोल दिया बात को कि भाई इक्वल एंड अपोजिट लगता है, लेकिन उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। फोर्सेज किस में पैदा होंगे, जोड़े में पैदा होंगे, पेयर में पैदा होंगे, सेम नेचर के, सेम टाइप के और सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। एक्शन रिएक्शन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। एक्शन और रिएक्शन कहो तो आप क्या कहोगे, साथ साथ पैदा होती हैं, साइमल्टेनियसली पैदा होती हैं, दो डिफरेंट बॉडी पे होती हैं, फोर्सेज दो डिफरेंट बॉडी पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने फोर्सेज देखा, नॉर्मल फोर्स का विशेष ध्यान रखना, mg का तो ध्यान है ही, नॉर्मल फोर्स का विशेष ध्यान रखना किधर लगता है, अलोंग कॉमन नॉर्मल लगता है, और एक छोटी और एक बड़ी ऑब्जेक्ट हो तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की चलेगी, उसके अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है ना। और क्या लिया हमने, फोर्स ड्यू टू, ये स्ट्रिंग फोर्स लिया जिसको टेंशन फोर्स हम कह रहे हैं। तो टेंशन फोर्स किधर लगता है, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लगता है, ठीक है ना। खींची हुई स्ट्रिंग में लगेगा, लूज स्ट्रिंग में कोई फोर्स नहीं लगता, ढीली रस्सी कोई फोर्स नहीं लगाती है कभी भी, ठीक है। और अगला क्या था, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर की वजह से किधर लगेगा,
अलोंग द कॉमन नॉर्मल लगेगा। फिर से आप जिस भी जगह पे देख रहे हो, आप इस पॉइंट पे देख रहे हो तो यहाँ इधर से कितना लगने वाला है इस सरफेस पे, इसकी इस सरफेस पे डी ए छोटा सा एरिया लिया, प्रेशर यहाँ पी है तो पी डी ए लगने वाला है, ठीक है ना। कितना लगने वाला है, पी डी लगने वाला है। कौन सा रह गया, मेनली अभी रह गया कौन सा, स्प्रिंग फोर्स रह गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल देखेंगे। स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स तो आगे आएगा ही, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फ्रिक्शन ही आने वाला है, ठीक है ना। तो आज अपन इतना ही लेंगे, ठीक है। थैंक यू।